वैशाली, मैं आपसे दो स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा एक की जगह, क्योंकि दोनों ट्रबल्ड स्टॉक हैं। कुछ ना कुछ रीजन से इनके अंदर दबाव आया, अपने टॉप से काफी ज्यादा घटे हैं, ये आम गिरावट नहीं हुई है और अब कुछ रिबाउंड आना शुरू हुआ है। पहला स्टॉक है पॉलीकैब, जो कम 25 से 30% घटा था अपने टॉप से, और कल हमने पॉलीकैब में लास्ट आवर ट्रेड में सडनली एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखी, जहां ये एफएनओ स्टॉक भी है। और दूसरा है रेमंड, वो भी 2250 के लेवल से 1500 गया था, कल रिबाउंड आया। ये ट्रबल्ड स्टॉक्स जो रिबाउंड कर रहे हैं, इनके चार्ट चेक करके बताएं। तो डेफिनेटली पॉलीकैब अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स फॉर देयर कंप्लायंस इश्यूज जो भी है, जो गिरा है, एंड आई थिंक वीकली चार्ट अभी तक भी इंटैक्ट है और आई थिंक इट्स नियर द सपोर्ट लेवल। आई थिंक इन अ वर्स्ट सिनेरियो ये स्टॉक 3500 3600 लेवल्स तक जा सकता है। तब तक के लिए ये स्टॉक ठीक ठाक ही है। आई थिंक ये लेवल से अक्यूमुलेट करना चाहिए बिकॉज दिस विल मेक अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर 3500 के नीचे क्लोज आता है तो ये व्यू डैमेज होता है और नेगेटिव हो जाता है। बट आई थिंक दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, बट एज अ प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स इट हैज डन वेरी वेल। तो 3500 इज द फाइनल सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट को ध्यान में रख के अक्यूमुलेट करना चाहिए बिकॉज अगर ये स्टॉक यहाँ से चला और वी आर गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक तो आई थिंक ये दोबारा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सो पॉलीकैब मेरे हिसाब से 3500 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है। दूसरी बात है रेमंड। सो रेमंड ऑल्सो आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें भी ठीक ठाक ही है। आप अभी डेली चार्ट भी देखेंगे तो आई थिंक इट इज गेटिंग इनटू अ गुड अपमूव। ट्रेंड बन रहा है, छोटा सा जो कंसोलिडेशन था उसके बाद एक अपमूव आना शुरू हुआ है। तो आई वुड से ये स्टॉक भी आई थिंक चलेगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 2200 और फाइनल सपोर्ट रहेगा 1600। एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि नाल्को और हिंद कॉपर ये दो स्टॉक आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के एक जेवी हैं जो लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने 5 ब्लॉक्स के लिए अर्जेंटीना के साथ साइन किए हैं। इन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। हिंद कॉपर तो इनफैक्ट आप देखें तो जहां 280 275 के पास इसका एक रेजिस्टेंस बैंड था, वहां क्रॉस ही नहीं हो पाया, उससे लगातार एक रेजिस्टेंस झेल रहा है और कंसोलिडेट भी कर रहा है पिछले कई दिनों से। हालांकि नाल्को में आपको मूव जरूर फिर से वापस आती हुई दिखी है। दोनों स्टॉक को एक बार चेक कर लेते हैं कपिल के साथ। कपिल, दोनों के चार्ट चेक बताएं। जस्ट मैंने अभी देखा कि हिंदुस्तान जिंक था और नेशनल एल्यूमिनियम था और पिछले इनके 2 से 3 दिन का जो रिएक्शन रहा हुआ है, तो नो डाउट एक रेजिस्टेंस से दोनों के दोनों स्टॉक नीचे में रिएक्ट किए हुए थे। लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम में जो मोमेंटम रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन आने के बाद में जो पिक होना चाहिए था, वो मुझे थोड़ा सा फास्ट देखने मिल रहा है। तो दोनों में रिलेटिव स्ट्रेंथ को मैं मेजर करता हूं तो नेशनल एल्यूमिनियम इन शॉर्ट टर्म की इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी देखने मिल रही है। करेक्शन अगेन जो रुका मींस मैं बड़ा फैन हूं मूविंग एवरेज का। जो आपके ट्रेंडिंग स्टॉक होती है और जहां पे स्टॉक के एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आते हैं तो मूविंग एवरेज वहां पे खड़े रहते हैं स्टॉक को सपोर्ट लेने के लिए। तो नेटको में भी नेशनल एल्यूमिनियम भी डिक्लाइनिंग मोमेंटम के बाद में एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनी हुई थी और पिछले 2-3 दिन से हमें रिवर्सल साइन देखने मिल रहा है। तो 2 दिन के स्टॉप लॉस के साथ सो लेट्स से 135 चल रहा है तो 130 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। और ऊपर में जो इसके प्रीवियस पिक बने हुए थे 138 139 के यहाँ पे, तो यहाँ से इस लेवल को आसानी से वो क्रॉस कर जाता है। और ये जो 139 का लेवल है वो काफी सालों का लेवल है और 139 140 के ऊपर जब ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आई बिलीव कि ये स्टॉक का जो 2007 के जो पिक थे उसका भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो तकरीबन 17 से 18 साल का इस स्टॉक का एक फिर से एक ब्रेकआउट आता है जो कि टेक्निकली बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हम इसको मान सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म 130 के स्टॉप लॉस से हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाल्को पसंद आ रहा है आपको, 130 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से इस स्टॉक को होल्ड करके रखें। तो मैं अज्यूम करता हूं डिस्कस कर लिया था। नहीं अभी नहीं हुआ, आप करिए। एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है कि विनोद, पहले ही पोजीशनिंग काफी सॉलिड शुरू हो गई है। जिन लोगों ने कल 2% ऊपर बंद हुआ था डेज हाई पे, एक्सपेक्टेशन की ये जो क्वार्टर है यहां से जितने भी बेनिफिट्स की बात एचडीएफसी बैंक करता आया है मर्जर के, वो एक्चुअली दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और अगर इंडीड यहां से नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आता है नंबर्स में, क्योंकि बैंक ये मानता आया है अभी तक कि कंबाइंड एंटिटी में ग्रोथ बहुत आएगी, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो क्या यहां से भी रीरेटिंग हो सकती है 1700 से? विनोद? डेफिनेटली अजय जी, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है, आई मीन मुझे लगता है कि ये टाइम में एक कॉन्ट्रा बेट लेने के लिए सब अगर कोई फिटेस्ट होता है तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक को देखना चाहिए। लास्ट 16 ईयर तक देख ले, एफवाई ये करंट फिस्कल को अगर छोड़ दे तो लास्ट 16 ईयर में देखूं तो डबल डिजिट कंसिस्टेंटली
अकेला कंपनी है अमंग फ्यू एनबीएफसी बीएफएसआई स्पेस में जो कंसिस्टेंटली है डबल डिजिट प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ दिया ये साल डेफिनेटली बिकॉज ऑफ मर्जर और जो उनको भी मर्जर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब रही है। मुझे लगता है कि FY25 ऑनवर्ड इसका परफॉर्मेंस में फिर से मुझे बेहतरी होगी। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चीज होगी कि लोगों को आरओए की इसका जो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। 1 से 2 क्वार्टर में वो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। एट द सेम टाइम जो भी इन मर्जर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स था दैट वी विल बी बिहाइंड दैट ओनली। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर समझे तो 2.2 2.3 FY25-26 मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगता है। जो इनका लॉन्ग टर्म एवरेज पे मुझे लगता है एट पार या थोड़ा सा डिस्काउंट में ही है। तो ओवरऑल व्यू इस पे काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके ठीक है, तो व्यू पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और रिपोर्ट्स जो आई हैं उनमें ऑटो पैक पर भी एक रिपोर्ट आई है और मॉर्गन स्टैनले की ऑटो सेक्टर पर उन्होंने कहा कि हालांकि इंडस्ट्री की ग्रोथ मॉडरेट कर सकती है लेकिन ईवी ग्रोथ जहां जहां होगी, जिन जिन कंपनीज के पास ईवी एज अ ट्रिगर होगा वहां पर एक्सेलरेट कर सकते हैं बहुत। और दूसरे जो अर्निंग्स से पहले उन्होंने एक दो बातें और बोली कि कमोडिटी प्राइसेस का फायदा मिलेगा, सपोर्टिव पॉलिसी है, सारी टेलविंड्स है अर्निंग्स के लिए। और इस सब स्पेस में उन्होंने टाटा मोटर्स, M&M और अशोक लेलैंड इन सब पर ही ओवरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन आयशर के लिए थोड़े से चैलेंजेस बताए हैं। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं कपिल अशोक लेलैंड के एक बार चार्ट चेक करके बताएं। ये ज्यादा चला भी नहीं एज कंपेयर टू अदर पीयर्स। और ऑफ कोर्स इस पूरे स्पेस में आप टू व्हीलर को देखें, उसमें एक अच्छी मूव ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पर भी ईवी का न्यू लॉन्चेस का ट्रिगर है, लेकिन अशोक लेलैंड को एक बार आप चेक करके बताएं। इस रिपोर्ट के भी कुछ कंक्लूड हमने अभी शेयर किए ही हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ल्स क्या कह रहे हैं? जी, जैसे मैंने आपको सुना रिपोर्ट के वाइज यहाँ पे ओवर किया गया है, लेकिन टेक्निकली मैं यहाँ पे देखता हूँ तो काफी टाइम से जो एलसीवीज एचसीवीज का एक ऑटोमोटिव का एक यूनिट होता है, वहां पे हमें एक ज्यादा मोमेंटम ट्रैक्शन नहीं देखने मिला हुआ है। अशोक लेलैंड काफी टाइम से एक रेंज में ही चल रहा है। नीचे में 165 का एक रेंज हमें देखने मिल रहा हुआ है और ऊपर में 190 का एक रेंज देखने मिला हुआ है। मार्केट बहुत बढ़ गई, लेकिन पिछले 2 सालों से इस स्टॉक की रेंज 165 से 190 की ही रही हुई है और जो करंट लेवल है वो इस पर्टिकुलर रेंज के बीचों बीच में ही चल रहा है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि थोड़ी सी और हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिले, क्योंकि कोई भी रिवर्सल साइन इतनी बढ़ती हुई मार्केट में हमें देखना नहीं मिला हुआ है। सो टेक्निकली मैं मोमेंटम को देखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, जो इसमें मुझे फिलहाल नहीं देखने मिला है। 176 पे स्टॉक चल रहा है। नीचे में अगर पोजिशनली तहत रिपोर्ट के तहत हम बाय करते हैं तो इसके जो पोटेंशियल लेवल्स होंगे बाय करने के लिए, ये आपका एक 171 या फिर 165 का लेवल हो सकता है। जो ऑटो सेक्टर पे रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, उसने 2 चीज़ें बताई हैं। पहला तो ये वो बता रहे हैं कि कुल मिला के जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो सुस्त रही है। ये लेसन तो वन लाइनर में क्लियर कर दिया। फिर जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लीलैंड पे तो वो ओवरवेट है, लेकिन उनको एक शेयर और दिखता है ऐसा आयशर, जिसके मार्जिन्स को बढ़ाना उनके लिए चुनौती है। ये पॉइंट्स भी उन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज करवाए हैं। मिस्टर मोदी, एक बार आप इसको बताएंगे कि ये आयशर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्या कि वो मार्जिन्स नहीं बढ़ा पाएगा? रिपोर्ट में तो नोटिस करवाया गया है। और उन्होंने एक चीज़ और की है कि इसके प्राइस को भी कट किया है। पहले वो 3500 का टारगेट रखते थे, अब वो घटाकर 3200 का कर दिया है। शेयर है 3800 पे। आइसर मोटर्स डेफिनेटली अगर प्रीमियम बाइक्स का सेगमेंट में देखें, जहां पे इनकी एक टाइम में लीडरशिप हुआ करती थी और अभी भी मार्केट अच्छा खासा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में देखें जिस हिसाब से हमें कंपनियों, चाहे हीरो मोटर्स हो या फिर बजाज हो, इन सबों ने जो न्यू लॉन्चेस करी है और उनके वॉल्यूम में जो ट्रैक्शन दिख रहा है, डेफिनेटली इनको तो वॉल्यूम तो हिट हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली आई थिंक ये स्टॉक कुछ समय से अंडर परफॉर्म करता हुआ थोड़ा दिख रहा है। बट येट डिस्पाइट सच काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, हमें लगता है वैल्यूएशन जो अभी इनका है वो उतना कंफर्टेबल अभी भी हमें नहीं लग रहा है। और यस, बट इनके भी कुछ न्यू लॉन्चेस अभी आने वाले समय में लाइंड अप है, तो मुझे लगता है कि वो न्यू लॉन्चेस की वजह से वॉल्यूम में थोड़ा दिखेगी। बट एट द सेम टाइम जो इनको एक छत्र जो राज वो किया करते थे प्रीमियम बाइक सेगमेंट में, मुझे नहीं लगता है वो अभी वो मेंटेन होगा, जिसकी वजह से जो प्रीमियम वैल्यूएशन ड्राइव करते हैं, मुझे नहीं लगता उस पे भी थोड़ा बहुत खतरा होगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू आइसर मोटर्स पे थोड़ा न्यूट्रल रहेगा अभी। ओके ठीक है, आपका न्यूट्रल व्यू है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये कहती है कि वो तो थोड़ा इसको वीक देखते हैं। शेयर पे देखते हैं आज क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर से इसको डिस्कस करेंगे।
टेक्निकल एनालिस्ट के साथ भी। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अजय, आई वाज रीडिंग कि पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी हैं, उसमें फूड डिलीवरी और फूड कंजम्पशन लोगों ने जिस पेस से बढ़ी हैं, ऑफ कोर्स वेल्थ क्रिएट होगी, एएमसी और वेल्थ मैनेजर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ये सारे दूसरे ट्रेंड्स भी हैं, लेकिन जिस तरह से फूड कंजम्पशन, फूड डिलीवरी, इसका ट्रेंड लगातार चल रहा है क्लियरली। कई सारे QSR और जोमेटो जैसे स्टॉक्स को फायदा कल मिलता जोमेटो हुआ के ब्लॉक के बायर भी देखे आपने? एग्जैक्टली यही आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि इतने बढ़िया बायर्स और इनफैक्ट बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, ऊपर के टारगेट और अब बायर्स इस लेवल पर भी, इसके क्या मतलब निकल रहे हैं? एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। बिल्कुल, चार्ट चेक ले लेते हैं कि जोमेटो के स्टॉक पर इन लेवल से भी क्या आपको बायर होना चाहिए? काफी चल चुका है, लेकिन और कितनी बड़ी सर्ज जो रिपोर्ट्स बताती हैं, अभी तो फिलहाल 150 तक के टारगेट दिख रहे हैं। वैशाली एक बार जोमेटो को चार्ट चेक करके बताएंगी? So yes, I think the trend is intact. Upward move चालू ही है. I think 128, 130 again acts as a near-term support. तो ये support को ध्यान रख के ये खरीदा जा सकता है even at these levels, because next projected targets जो आ रहे हैं वो 145 to 150 levels तो जरूर दिख रहे हैं. So I think it is a positive bias 128, 130 के levels के support के साथ. ठीक है, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने कल काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया, या फिर मैं बोलूँगा जिन्होंने कल काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखाई, उसमें से एक शेयर था रेलवे काउंटर्स में से RVNL, IRFC, IRCTC, जो हमने भी कल आपको दिया, इरकॉन, ये सभी शेयर अच्छे थे। कोई कपिल आप ऐसा शेयर्स देना चाहते हैं जो आज भी कंटिन्यू हो सकता है? RVNL, इरकॉन, IRCTC, ये कुछ एक शेयर थे। जी यस दीपेश, ये तीनों के तीनों स्टॉक में कल रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम आई थी और ये सारे के सारे स्टॉक्स और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट लुकिंग एट एन रिस्क रिवार्ड रेशियो या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं जहाँ पे यहाँ पे देखता हूँ, तो लगता है कि ये स्टॉक काफी स्ट्रेच हो गए, चलने के लिए चल सकते हैं। और इन सारे स्टॉक्स में जो हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नॉर्मली 2 से 3 टके के हम लेते हैं, तो यहाँ पे 2 से 3 टके का प्राइस का फ्लक्चुएशन इजिली नीचे में आ सकता है और वो स्टॉक आउट केस हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा कि जिसके पास ये स्टॉक्स होते हैं, फॉर्चुनेटली स्टॉक प्राइसेस ने काफी अच्छे मूव किए हुए हैं, बने रहे, लेकिन फ्रेश स्टॉक के लिए कहाँ ना कहाँ पे आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखने मिलनी चाहिए, जो मुझे यहाँ पे अभी इतनी नहीं दिखने मिल रही है। तो मैं कुछ और स्टॉक्स पिक करूंगा रेदर देन दिस।